हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री लर्न बाय हार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 टीम वर्क। इसका मैं फर्स्ट पार्ट पहले ही बना चुकी हूँ और आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि टीम वर्क कौन कौन से हैं, जो कि है पादरी, अभिजात और कृषक पर। और ये टाइम पीरियड क्या है, जब से जब तक हमें इस एम्पायर और इस टाइम के बारे में पढ़ना है। ये है 9 से 16वीं शताब्दी या 9 से 16 सदी के बीच का टाइम पीरियड, जबकि हमें यूरोप में हुए लैंड से रिलेटेड या भूमि पर जो भी उस टाइम के रिलेशंस थे वो सब पढ़ने थे। ये हमने देखा था कि इस टाइम पर सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर कंट्रोल करना चाहते थे, और जो भूमि होती थी, लैंड होता था, वही सारे रिलेशंस का एक केंद्र बिंदु होता था। यानी एक सेंटर पॉइंट क्या था, भूमि थी, ज़मीन था। चाहे ये जो तीनों वर्ग हैं, इनमें भी क्या होता था, इन्हीं भूमि को लेकर ही कश्मकश रहती थी कि कौन कितना ज़्यादा कर रखेगा, कौन किससे खेती करवाएगा, किसके पास ज़्यादा ज़मीन है। ये सारी बातें इस टाइम पर इंपॉर्टेंस रखती थी। फिर हमने देखा था कि फ्यूडलिज्म क्या होता है, और इस फ्यूडलिज्म या हिंदी में सामंतवाद टर्म का जो यूज़ है वो सबसे पहले मार्क ब्लॉक नाम के एक हिस्टोरियन ने किया था। ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कि फ्यूडलिज्म में फ्यूड मतलब, यानी ये जो वर्ड है फ्यूडलिज्म, फ्यूड से मिलकर बना है। इसमें फ्यूड का मतलब क्या होता है, फ्यूड का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। फिर हमने पढ़ा था कि सामंतवाद की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको मैप में बताया था जो गॉल है, यही गॉल आगे जाकर क्या बन गया था, फ्रांस। और गॉल जर्मन राज्य और इटली का साउथ वाला एरिया, इस पूरे एरिया में उस टाइम पर ये सामंतवादी व्यवस्था फैली हुई थी, जिसे फ्यूडल सिस्टम भी बोला जाता है। और ये किस टाइम की बात हो रही है, मध्यकाल की। मध्यकाल वो टाइम होता है जो प्राचीन काल के बाद आता है, और जो आज का टाइम है, हम कब टाइम में है आज, हम हैं मॉडर्न इंडिया में। ऐसे ही जो वर्ल्ड था उस टाइम पर, वर्ल्ड में चल रहा था मिडिएवल टाइम यानी मध्यकाल। तो इस चैप्टर में हमें मध्यकाल के बारे में ही पढ़ना है, ये पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद हमने देखा था थोड़ा सा फ्रांस और इंग्लैंड के बारे में। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था 3 वर्ग। और 3 वर्ग जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि 3 वर्ग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर दूसरे वर्ग को दी गई है, इसीलिए सबसे पहले यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कशन किया गया है। हाँ, तो हमने पढ़ा था उस दिन एक वैसलेज सिस्टम के बारे में। वैसलेज सिस्टम क्या होता है मैंने आपको बताया था। जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी है, अब सोसाइटी में यहाँ पर 3 वर्ग हैं। हमने वो पिरामिड देखा था जिसमें पढ़ा था सबसे ऊपर पादरी है, फिर उसके बाद पादरी के बाद अभिजात है, अभिजात के बाद कौन है, किसान है। ठीक है। अब पादरी के ऊपर भी कौन होता है, सबसे पहले किंग। मैंने यहाँ एक बना रखा है, आपको वो दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, किंग है, उसके बाद पादरी है, अभिजात है, किसान है। ठीक है। अब ये जो सारे लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी इनके बीच में एक कड़ी बनी हुई है। अब इसी कड़ी को या इसी जुड़ाव को क्या बोला गया है, वैसलेज सिस्टम। और जो नीचे वाला वर्ग है वो अपने से ऊपर वाले वर्ग के अपने आप को क्या मानता है कि मैं आपके अधीन हूँ। ठीक है। जैसे कि हमारा स्कूल है, फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, फिर टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर प्रिंसिपल मैम है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को किसके अधीन मानते हैं, टीचर्स के अधीन मानते हैं, यानी वो उनके अंडर काम करते हैं। और जो टीचर्स हैं वो किसके अधीन मानते हैं, प्रिंसिपल के अधीन मानते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है रियल लाइफ का। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आप समझ सकते हैं, यूरोप में जब ये वर्ग थे तो एक दूसरे से जुड़े हुए थे वैसलेज सिस्टम के द्वारा। और उसमें से जो नीचे वाला वर्ग होता था वो ऊपर वाले वर्ग को क्या मानता था, अधीन मानता था कि मैं इसके अधीन हूँ। और जो मुझसे बड़ा है वो मेरा क्या है, सीनियर। सीनियर को एक और टर्म से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेनियोर। एग्जाम में आपसे पूछेंगे सेनियोर का अर्थ बताइए। अब जैसे कि आप लोग 11th क्लास में हैं तो आपके सीनियर कौन हो गए, 12th क्लास हो गई। लेकिन 12th क्लास अभी आपको ऐसा कुछ नहीं बोल सकते आप उनको रोटी देने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो सीनियर होता था वो अपने से नीचे वाले को एक ज़मीन देता था। तो ज़मीन से क्या होता है, उनकी जो डेली लाइफ होती है उनको वहाँ से पसंद मिलती है, खाने को मिलता है, पैसे मिलते हैं। इसीलिए क्या बोला गया, इसीलिए बोला गया ये जो सीनियर है इसका मतलब है रोटी देने वाला। ठीक है। और जो ऊपर का वर्ग होता है वो अपने से नीचे वाले की क्या करेगा, उसे ज़मीन देगा, उसकी रक्षा भी करेगा। यहाँ लिखा है रक्षा करेगा। ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप वैसलेज सिस्टम। अब ये जो वैसलेज सिस्टम था जब इसकी शुरुआत हुई तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन किसके अधीन है, तो ये क्या होता था, एक प्रोग्राम किया जाता था वहाँ पर, ये एक समारोह किया जाता था, और वहाँ पर समारोह किया जाता था। और उसमें क्या होता था, लोग चर्च में बाइबल की शपथ लेते थे और भूमि के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को कुछ दिया करते थे। या तो वो लिखित अधिकार पत्र दे देंगे, रिटर्न में कुछ दे दिया कि ठीक है हम एक दूसरे के अधीन हैं और मैं आपकी रक्षा करूंगा और आपको मेरे लिए ये काम करना होगा, मेरे लिए ये सर्विसेज या सेवा देनी होगी। और क्या होता था, एक और चीज़ वो क्या करते थे, लिखित में कुछ देते थे या फिर छड़ी या मिट्टी का डला होता था वो दे दिया करते थे, एक एग्जाम्पल के रूप में, एक प्रतीक या चिन्ह के रूप में कि आप ये रखिए ताकि ये याद रहेगा कि ठीक है ये इसके अधीन है, ये इसके अधीन है। और ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम के द्वारा जिसको क्या बोला गया है, वैसलेज। आपको याद रखना है ये वैसलेज, एग्जाम में पूछेंगे आपसे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसके आगे क्या दिया है। हाँ, थोड़ा सा अभिजात वर्ग के बारे में बताया है कि जो अभिजात वर्ग होते हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट होती है, यानी उनको जो ज़मीन मिल गई, राजा ने उनको ज़मीन दी, राजा ही देता है सबको। किंग कौन होता है, सबसे ऊपर है, वही पादरी को देगा लैंड, वही अभिजात को देगा। तो जब अभिजात को भूमि मिलती थी तो भूमि क्या होती थी, उसकी परमानेंट होती थी, स्थायी भूमि होती थी, यानी उसी के पास रहेगी। और वो अपनी ज़मीन का क्या होता था, मालिक होता था। और इसी के साथ साथ और कौन सी पावर्स थी उसके पास, ये देखिए, वो अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था, यानी अपने पास एक आर्मी रख सकता था, अपना न्यायालय लगा सकता था, यानी कोर्ट लगा सकता था, और मुद्रा भी प्रचलित कर सकता था, यानी अपने कुछ कॉइन्स या करेंसी भी वो जारी कर सकते थे। ठीक है। ये याद रखना आपको। उसके बाद दिया है कि ये जो इनके पास ज़मीन होती थी, इनकी ज़मीन पर सिर्फ खेती ही नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और ये जो इनकी ज़मीन होती थी जहाँ पर बहुत सारी तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती थी, वहाँ पर क्या क्या होता था हम देखते हैं। उनके घर होते थे, आगे ये डिटेल में भी आएगा। उनके घर होते थे, उनके पर्सनल खेत होते थे, और चारागाह होते थे। चारागाह कौन सी ज़मीन होती है, जहाँ पर जानवर जाकर, जहाँ ऐसे घास होती है और जानवर जाकर वहाँ पर चराई करते हैं,
तो उसको क्या बोला जाता है, चारागाह। और टेनेंट पेजेंट्स होते थे, यानी वो किराएदार वाले जो किसान होते हैं वो, उन्हें क्या बोला जाता है, टेनेंट। वो दूसरे की ज़मीन पर जाकर खेती करते हैं, उनको बोला जाता है टेनेंट पेजेंट्स। इसी सारी ज़मीन को, जहाँ पर उनका घर होता था, ये जो ज़मीन होती थी, क्या बोला जाता था, मेनर। आपको क्या वर्ड याद रखना है यहाँ पर, मेनर। एग्जाम में पूछेंगे अभिजात की जो जागीर होती थी, मेनर की जागीर के बारे में बताइए, तो आपको बताना होगा इस तरीके से। अब यहाँ पर डिटेल में है मेनर की जागीर के बारे में। यहाँ जो मैंने आपको येलो से दिख रहा होगा, आपको हाईलाइट कर रखा है, उसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। देखिए, अब मेनर की जो जागीर है, जागीर मतलब क्या होता है हम बोलते हैं ना ये इसकी जागीर है, वो उसकी जागीर है। तो जागीर जो टर्म है उसका मतलब ही क्या होता है, ज़मीन। एक बड़ी सी ज़मीन होगी, वहाँ पर बहुत सारी काम किए जा रहे होंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या क्या है, आपको शायद दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर चारागाह है, ये पूरी मेनर की जागीर है, और ये किसके अंडर होती थी, अभिजात के। अब देखिए आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अभिजात जो है कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कुछ बंजर ज़मीन है, चारागाह है, जंगल भी है जहाँ पर वो शिकार किया करते थे, और कुछ सड़कें हैं, नीचे देखिए चर्च भी होगा। ये देखिए यहाँ पर मेनर का भवन है, यानी यहाँ घर भी होगा। गिरजाघर क्या होता है, चर्च होगा, तालाब होगा, घास का मैदान होगा, सब कुछ है यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। ये जो मेनर की जागीर होती थी वह गाँवों पर नियंत्रण रखता था, और कुछ लॉर्ड अनेक गाँव के मालिक होते थे, यानी जो लॉर्ड होते थे। देखिए लॉर्ड वर्ड का मतलब भी अभिजात ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको बताया था उस दिन भी, लॉर्ड बोला जाए, अभिजात बोला जाए, या फिर कुलीन बोला जाए, एक ही वर्ड है ये सब। तो इनकी जो ज़मीन होती थी, इस पर क्या होता था, 50-60 परिवार रहते थे। अभी 50-60 परिवार कौन होते थे, जो अलग अलग काम करने वाले होते थे। अब इतनी बड़ी जगह है, उसको मेंटेन करने के लिए ये तो बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। जैसे कि कुछ काम करना है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ कौन होते थे, लोहार होते थे, बढ़ई होते थे, लकड़ी का काम करने वाले, कुछ हथियार या टूल्स की मरम्मत करने वाले होते थे, कुछ राजमिस्त्री होते थे जो घर बनाएंगे या फिर कुछ इमारत बनाएंगे। औरतें भी हुआ करती थी, जो क्या करती थी, वस्त्र को काटती थी और बुनती थी। यानी वहाँ पर जो कुछ औरतें होती थी वो भी खाली नहीं रहती थी, वो भी काम ही करती थी। और जो बच्चे होते थे, बच्चे तक वहाँ काम करते थे। कहाँ काम करते थे वो काम करते थे, मदिरा मतलब होता है शराब, ठीक है। लॉर्ड की जो शराब होती थी वहाँ उसको बनाने का काम करते थे वो लोग, बच्चे। और यहाँ जो चारागाह होते थे वहाँ पर उनके पशु और घोड़े चरते थे। मैंने आपको बताया चारागाह कौन सी ज़मीन होती है, यहाँ पर घोड़े और पशु जाकर चराई करते हैं या खाते पीते हैं घास। और वहाँ चर्च भी होता था, और एक दुर्ग होता था। अब दुर्ग क्या होता है ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट। इंग्लिश के टर्म जब मैं बोल रही हूँ और अपने आप बुक पर नोट कर रहे हैं तो इंग्लिश के भी टर्म्स लिख लिया करिए, ठीक है। फोर्ट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लाल किला देखा है, रेड फोर्ट देखा है सबने, उसका नाम ही क्या है, रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के पास से जब हम गुजरते हैं तो हम क्या देखते हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें लगी हुई हैं, वहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं। वो जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं वो क्यों बनाई जाती थी उस टाइम पर, ताकि जो किंग का एम्पायर है, ताकि वो जो जगह है सेफ रहे, बाहर से होने वाले अटैक से सेफ रहे, ठीक है। तो कोई भी जगह को जब इस तरीके से किलेबंदी कर दी जाती है, यानी कोई एक जगह है, महल है या मेनर की जागीर है, कोई भी जगह हो सकती है, उसके साइड में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ऐसी दीवारें बना दी, जैसे कि रेड फोर्ट में बनी हुई हैं। तो उन ऊंची ऊंची दीवारों को क्या बोला जाता है, फोर्टिफिकेशन करना, फोर्टिफिकेशन। क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं ताकि सुरक्षा की जा सके, उस जगह की सेफ्टी की जा सके, इसी को क्या बोला जाता है, फोर्ट या दुर्ग, ठीक है। तो याद रखना है आपको दुर्ग या फोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। हाँ, अब ये जो दुर्ग है इसकी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर इंपॉर्टेंस हो गई थी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक नया वर्ग देखने को मिलता है। देखिए आपने 3 वर्ग देखे थे अभी तक, एक और यहाँ पर कुछ लोग उभर रहे हैं जिनको क्या बोला गया है, नाइट। ये देखिए नाइट, नाइट वर्ड इंपॉर्टेंट है। नाइट कौन होते थे, ये लोग होते थे। अब क्या होने लग गया, पहले जब अभिजात को एक सेना रखनी होती थी, तो कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो क्या करते थे, जो उनके खेतों में किसान काम करते हैं वही क्या करते थे, जब लड़ाई होगी तो वो लड़ाई के लिए जाएंगे, जब खेती का काम होगा तो वो उस ज़मीन पर खेती करेंगे। लेकिन अब क्या होने लग गया कि यहाँ बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगे, इंग्लैंड में, फ्रांस में। तो जब ज़्यादा युद्ध होने लगे, ज़्यादा वॉर होने लगे, तो एक प्रोफेशनल आर्मी की ज़रूरत होने लगी। तो प्रोफेशनल आर्मी को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी थी वो किंग ने किसको दे दी, अभिजात को दे दी। किंग ने बोला अभिजात को कि अब सेना की व्यवस्था करना आपका काम है। अभिजात को बोला कि आप क्या करेंगे, सेना की व्यवस्था करेंगे। तो अभिजातों ने क्या किया, एक और वर्ग, जो कौन सा वर्ग था, इनको बोला जाता है नाइट्स को, ये घुड़सवार हुआ करते थे। अब ये जो नाइट्स हैं, घुड़सवार हैं, इनकी व्यवस्था करने का काम अब किसको सौंप दिया गया, अभिजातों को सौंप दिया गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको, किंग ने भूमि दी थी अभिजात को और अभिजात ने किसको दी, नाइट को। और नाइट को जो भूमि दी जाती है उसको क्या बोला जाता है, फीफ। ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ आपको याद क्या रखना है, मैं लिख देती हूँ। एक तो याद रखना है नाइट, अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, और दूसरा क्या याद रखना है, फीफ। फीफ क्या होता है, एग्जाम में पूछेंगे फीफ क्या होता है। अब फीफ वो ज़मीन है जो अभिजात वर्ग किसको देता था, नाइट को या फिर घुड़सवार को देता था, उसी ज़मीन को क्या बोला जाता है, फीफ। अब ये सिमिलर टर्म आएंगे इस चैप्टर में, फीफ आएगा, फिर आएगा फ्रायर आएगा, ऐसे कुछ सिमिलर से नेम है बहुत सारे। तो एक जगह ना इन सब नेम्स को, जो टर्म्स आते हैं अलग अलग और इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आगे भी आप कुछ पढ़ेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के बाद भी कोई पढ़ाई करेंगे तो। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है कि शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे, इसलिए कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। यानी जो पहले किसान थे वो सैनिक का रोल भी कर देते थे और जब खेती करनी होती थी तो खेती भी करते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया, कुशल अश्व सेना मतलब एक प्रोफेशनल, एक स्किल्ड घुड़सवार की या हॉर्स राइडर्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ये जो हॉर्स राइडर्स होते हैं यही क्या होते हैं, यही वॉर में जाया करते थे इस टाइम पर, तो इनकी ज़रूरत होती थी। अब इनको मेंटेन करने का काम किसको दे दिया गया, अभिजात को। तो अभिजात ने क्या सोचा, ठीक है हमारे पास इतनी बड़ी ज़मीन है, हम क्या करेंगे, अपनी ज़मीन में से कुछ हिस्सा किसको दे देंगे, इन नाइट को दे देंगे। ये इतनी बड़ी ज़मीन अभिजात की है, इसमें से इतना हिस्सा इन्होंने किसे दे दिया, नाइट को, ठीक है। और यही जो इतना हिस्सा दे दिया नाइट को, ये क्या कहलाया, ये रहा फीफ। क्या कहलाया, फीफ। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है, लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग दिया और उनकी रक्षा करने का वचन भी दिया, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, फीफ। अब नेक्स्ट देखते हैं,
ये जो ज़मीन होती थी सामंती मेनर की तरह ही फीव की भूमि को भी किसान जोतते थे। यानी ये जो अब इन्हें ज़मीन मिली है, नाइट को, घुड़सवारों को जो ज़मीन मिली है, ऐसा नहीं है वो खुद खेती करेंगे, वो खुद खेती नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान किस पर होगा? सिर्फ अपने आप को स्किल्ड करने में होगा कि किस तरीके से अपने आप को और पावरफुल बनाया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब युद्ध में जाएँ तो ईजिली हार ना सकें उनके अभिजातियाँ, उनके लॉर्ड। इनकी ज़मीन को भी कौन जोतता था, कौन खेती करता था? इनकी ज़मीन पर भी किसान ही खेती किया करते थे। और इस टाइम पर क्या हुआ, फ्रांस में बहुत सारी जगहों पर ना, ये देखिए, कुछ कविताएं लोग गाते हुए दिखते थे राजाओं और नाइट्स की वीरता के बारे में। अब क्या होने लग गया, इतने ज़्यादा वॉर्स होने लगे थे इस टाइम पर यूरोप में, तो इनकी वीरता की कुछ कविताएं और कहानियां बन गई थी। और इनकी वीरता की कहानियों को जो गाने वाले लोग हुआ करते थे, उन्हीं को क्या बोला जाता है? चारण। ये क्या करते थे? चारण कौन होते हैं? जो कि घूम घूम कर गीत गाते हैं और जगह जगह लोगों को सुनाते हैं। कोई भी वीरता की बात हो गई, कोई सैनिक हो गया, कोई राजा हो गया, उसकी अगर कोई भी वीरता की कहानी है तो उसको सुनाने का काम किसका होता था? इन चारणों का होता था। अब ये आपका हो गया सेकंड वर्ड। आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। सेकंड वर्ड में पहले पढ़ा था वैसेलेज सिस्टम, फिर देखा था सेन्योर का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था मेनर की जागीर क्या है, उसमें क्या क्या काम होते हैं, फिर हमने देखा कि नाइट कौन है और नाइट को दी जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? फीव बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रथम वर्ग। ये प्रथम वर्ग क्या है? प्रथम वर्ग वही है जिसको बोला गया है पादरी। पादरी वर्ग कौन सा है? सबसे ऊपर है। सोसाइटी में इनको सबसे ऊपर वैल्यू दी गई है, क्योंकि ये धर्म से जुड़े हुए थे, रिलीजन से जुड़े हुए थे और राजा के बहुत करीबी होते थे, इसलिए इनके पास भी बहुत ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी। इनके पास क्या होती थी? बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी। और गाँव में लोग क्या करते थे? चर्च में हर रविवार को पादरी का धर्मोपदेश सुनने जाते थे। रविवार को मतलब संडे को जाते थे और वहाँ पर सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। चर्च में जाएंगे लोग, उनकी बातों को सुनेंगे, पादरी जो बताएंगे वो करेंगे। ठीक है। अब ये जो पादरी है, कौन बन सकता था और कौन नहीं बन सकता था, ये देखने वाली बात है। तो पादरी जो है वो कोई भी किसान अगर दास है, कृषि दास है, तो वो पादरी नहीं बन सकता। और कोई अगर महिला है, कोई स्त्री है, वो भी दास नहीं बन सकती, यानी इन लोग वो भी पादरी नहीं बन सकती। इन लोगों के पादरी बनने पर क्या था? रोक लगा दी गई थी, यानी ये लोग पादरी नहीं बन सकते। यहाँ लिखा है कि कोई कृषि दास है वो भी नहीं बनेगा, कोई स्त्री है, फीमेल है, वो भी नहीं बनेगी। ठीक है। और चर्च को भी एक टैक्स देना होता था। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। यहाँ एक और वर्ड आ गया, देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ लिख भी रखा है, टीथ कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक टीथ कर है और एक अभी आगे आएगा टेली कर। तो ये एक जैसे नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लिख कर उसके आगे डेफिनेशन लिख के याद करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब टीथ क्या होता है? टीथ होता है वो कर जो कि कौन लगाता था? चर्च लगाता था। अब चर्च क्या बोलता था किसानों को कि तुम्हें साल में अपनी उपज का, यानी तुमने जो भी खेती करी है उसका 1/10वां भाग, यानी उन्होंने उनकी ज़मीन पर खेती करी और उसका 1/10वां भाग वो किसको देंगे? पादरी को देंगे या चर्च को देंगे। अब चर्च को जो वो टैक्स देंगे उसी का नाम क्या है? टीथ कर। टीथ कर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है। जो चर्च थे इस टाइम पर, उनमें हमें बहुत ज़्यादा सामंती कुलीनों की नकल दिखती है। सामंती कुलीनों की नकल, कुलीन भी वही है, मैंने आपको बताया कुलीन कौन होते हैं, अभिजात होते हैं। इनके कुछ रीति रिवाजों की नकल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? देखिए, प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़ना, सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेना, ये जो सारे काम हैं, यही सब भी अब चर्च के औपचारिक रीति रिवाज हो गए थे। चर्च में भी क्या किया जाता है? लोग घुटनों के बल बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से मांगते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सामंती रीति रिवाज थे, यानी अभिजातों के जो रीति रिवाज थे, अब धीरे धीरे चर्च की दुनिया में भी इन्होंने अपना स्थान बना लिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है भिक्षु। भिक्षु कौन होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा जैसे कि जो साधु टाइप लोग होते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, या आपने देखा होगा चाइनीज़ मॉन्क्स होते हैं, आपने उनकी इमेज देखी होगी कहीं ना कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दलाई लामा को सब जानते होंगे। तो वो कौन है? एक भिक्षु है, एक मॉन्क है। ऐसे ही ईसाई धर्म में भी कुछ लोग क्या बनते थे? भिक्षु बनते थे। अब यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं धर्म को बहुत ज़्यादा करीबी से फॉलो करने वाले। एक पादरी हैं जो चर्च के हेड हैं, जिनके पास पैसा है, ज़मीन है और वो लोगों से तरह तरह से कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कौन होते हैं? भिक्षु। ये भिक्षु वर्ड का मतलब ही क्या होता है? भिखारी। यानी ये लोग अपनी जो जीवन है, अपनी जो लाइफ है, वो कैसे बिताएंगे? बहुत ज़्यादा सादगी से, बहुत ज़्यादा एकांत तरीके से, और इनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो चर्च में जब अब क्या होने लग गया कि भिक्षु लोग भी ईसाई धर्म में देखे जाने लग गए। और ऐसे ही कुछ हमें जो भिक्षु लोग होते थे, देखा गया कि ये भिक्षु लोग एक जगह पर रहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? मठ या फिर एबी। मठ हिंदी में बोलते हैं और एबी एक टर्म है, और इंग्लिश में इसी को क्या बोला जाता है? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि वे धार्मिक समुदायों में रहते थे, नगरों और गाँवों में देखिए, पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गाँव में रहते थे। पादरी कौन होते थे? लोगों के बीच में ही रहते हैं, चर्च में, नगर हो या कोई गाँव हो। और जबकि ये लोग कैसे होते थे? भिक्षु एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। और कहाँ रहते थे? एबी या मोनेस्ट्री में, जिसको मठ भी बोला जाता है। ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भिक्षु अपना जीवन कहाँ व्यतीत करते थे, कहाँ बिताते थे? तो एबी में, मोनेस्ट्री में। और एग्जाम में ये भी पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। 2 फेमस मठों के नाम पूछ लेते हैं आपसे। तो सबसे फेमस जो मठ था या मोनेस्ट्री थी वो कहाँ पर थी? इटली में थी। इटली में सेंट बेनेडिक्ट थी और दूसरी बरगंडी में क्लूनी। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो सेंट बेनेडिक्ट, दूसरा क्लूनी। ये थी इटली में और ये थी बरगंडी में, दोनों जगहों के नाम हैं, याद रखना है आपको। इटली में सेंट बेनेडिक्ट और क्लूनी कहाँ पर थी? बरगंडी में। 1 और 2 याद रहेगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसको और अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। देखिए, जो अगर कोई पुरुष है, अगर कोई मेल है, तो उसको क्या बोला जाता है? मॉन्क। और अगर कोई भिक्षु स्त्री है या कोई फीमेल है तो उसको क्या बोला जाएगा? नन। आपने देखा भी होगा, नन
कौन होती हैं, जैसे सिस्टर्स होती हैं ईसाई धर्म में, वो कौन होती हैं, एक तरीके से नन ही होती हैं, जैसे कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी, वो ईसाई धर्म की थी और उनको क्या बोला जाएगा, नन भी बोला जाएगा, उनको सिस्टर भी बोलते थे। तो आप मदर टेरेसा से याद रख सकते हैं और दलाई लामा से याद रख सकते हैं। वो कौन है, वो हालांकि बौद्ध धर्म के थे, लेकिन एक मैंने आपको इमेज बता दी है फेमस। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखिए पादरियों की तरह ही ये लोग भी विवाह नहीं कर सकते थे, यहाँ लिखा है ये लोग भी विवाह नहीं कर सकते, चाहे पादरी हो या फिर भिक्षु हो, महिला हो, पुरुष हो, विवाह नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट टर्म आ गया एक और, फ्रायर। अब फ्रायर क्या होता है, देखिए कुछ जो भिक्षु थे वो कहाँ रहते थे, मठों में या मोनेस्ट्री में रहते थे। अब कुछ और ने क्या डिसाइड किया कि हम मठ में नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, क्या हो गया है, एक सेकेंड, कुछ ने क्या डिसाइड किया कि हम मठ में नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर लोगों को अपने धर्म का संदेश देंगे और हमें जो दान में मिल जाएगा, जितना मिल जाएगा उसी से अपना जीवन चलाएंगे। और ऐसे ही लोगों को क्या बोला गया है, फ्रायर। मैंने यहाँ लिख भी दिया है क्या बोला गया है, फ्रायर। ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक फीफ आ गया, सेम वर्ड, एक फ्रायर आ गया और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर बस थोड़ा सा बताया गया कि बुक्स में, कि किसी बुक्स में उनके बारे में ना बहुत हास्यपद चित्रण किया गया। हास्यपद मतलब उनका मजाक उड़ाया गया है, किसका, भिक्षु का और भिक्षुणी का, और फ्रायर्स का भी मजाक उड़ाया गया है। क्योंकि अब क्या होने लग गया था, धीरे धीरे कहीं कहीं पर देखा गया कि भिक्षुओं ने भी अपना आरामदायक जीवन बिताना शुरू कर दिया, इसीलिए उनका हास्यपद चित्रण यहाँ पर किया गया है इन किताबों में। चौसर में, ये देखिए चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, उसमें किया गया है। और एक और कौन सी बुक है, हाँ एक और है लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन। इन दोनों में भिक्षुओं के हास्यपद चित्रण किया गया है, यानी उनका एक तरीके से मजाक उड़ाया गया या फिर आलोचना की गई है कि हालांकि भिक्षु मतलब क्या होता है, भिखारी की तरह या सादा जीवन व्यतीत करना, सादा जीवन बिताना बहुत ज़्यादा शांति में। लेकिन धीरे धीरे ये लोग भी कैसे रहने लग गए, आरामदायक और विलासितापूर्ण, मतलब होता है लग्जरी लाइफ ये लोग भी जीने लग गए थे, इसलिए इनकी आलोचना या इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है इन दोनों टेक्स्ट में। नेक्स्ट आ जाता है चर्च और समाज। सॉल्व नहीं हुआ क्यों, तो यहाँ पर हमें पढ़ना है तीसरे वर्ग के बारे में। हमने पहले 2 वर्ग पढ़ लिए हैं, सबसे पहले पढ़ा था अभिजात के बारे में, हालांकि वो दूसरा वर्ग है। उसके बाद हमने पढ़ा पादरी वर्ग के बारे में, जो कि पहला वर्ग है। और अब आ गया हमारा 3rd नंबर वाला वर्ग, जो कि कौन सा है, किसान वर्ग। अब ये जो किसान वर्ग है, इसमें ये 2 तरीके के होते हैं। एक किसान होते हैं स्वतंत्र किसान और एक होते हैं सर्फ। जो स्वतंत्र होते हैं वो फ्री होते हैं, वो अपनी मर्जी से जाकर जमीन पर खेती कर सकते हैं, वो लॉर्ड की मर्जी के मालिक नहीं होते। लेकिन ये जो सर्फ होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कृषिदास या फिर टू सर्फ। सर्फ मतलब क्या होता है, सर्विस देना, ठीक है। तो इनका काम ही है सेवा देना। तो ये डिपेंड करते थे, सारी चीज़ें जो इनकी थी निर्भर करती थी लॉर्ड की मर्जी पर, ठीक है। तो पहला आ गया इधर स्वतंत्र किसान और इधर आ गया दूसरा कृषिदास। अब ये जो फर्स्ट वाले थे इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कृषक अपनी भूमि को लौट के काश्तकार के रूप में जूझते थे। काश्तकार मतलब होता है ये जाकर एक तरीके से किसी और की जमीन है और वहाँ पर जाकर काम करेंगे एज अ किराएदार की तरीके से, एक तरीका। और दूसरा यहाँ पर क्या बोला है कि कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए वीक में 3 या उससे ज़्यादा कुछ दिन डिसाइडेड करने पड़ते थे। जैसे कि मान लीजिए एक वीक है, अब लॉर्ड निश्चित कर देगा, फिक्स कर देगा कि तुम्हें मेरी जमीन पर आकर इतने दिन काम करना है, या तो 3 दिन करोगे या इतने दिन करोगे, ठीक है। बाकी अपना वो कुछ और कर सकते हैं। और इस काम के अलावा वो श्रम अधिशेष भी करते थे। श्रम अधिशेष क्या होता है, श्रम से होने वाला उत्पादन, यानी अगर कोई कुछ काम करेगा उससे जो एक्स्ट्रा उत्पादन होगा, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ होगा, उसको क्या बोला जाता है, श्रम अधिशेष, लेबर रेंट। और जो किसके पास जाएगा, सीधा जाता था वो लॉर्ड के पास। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो किसान होते थे और भी बहुत सारे काम करते थे। क्या करते थे, गड्ढे खोदना, लकड़ियों को इकट्ठा करना, बाड़ बनाना, बाड़ मतलब खेतों के साइड में ऐसे बाउंड्री बनाना, सड़की इमारतों की मरम्मत करना, ये सारे काम भी करते थे। और स्त्रियां भी जो होती थी वो भी काम करती थी, सूत काटने का, कपड़ा बुनने का, मोमबत्ती बनाने का। लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों के रस से कौन निकालता था, मदिरा, बच्चे। हमने पढ़ा था ना जब मीना की जागीर पढ़ा था, बच्चे क्या काम करते थे, उनकी जो मदिरा या शराब बनाने का काम होता था वो बच्चे करते थे। अंगूरों से रस निकालकर शराब बनाई जाती थी उस टाइम पर। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया एक और, ये देखिए टैली। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है टैली। हमने यहाँ देख लिया कि जो किसान होते थे क्या क्या काम करते थे, वो खेती के अलावा बहुत सारे काम करते थे। और पहले वो सेना में, आर्मी की तरह भी काम करते थे, मान लीजिए कहीं लड़ाई है। लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा युद्ध होने लगे, वॉर होने लगे, तो फिर प्रोफेशनल आर्मी वहाँ पर बनने लग गई। वहाँ पर नाइट वर्क का उदय हुआ, एक नाइट वर्क भी आ गया था बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया टैली कर। टैली क्या है, ये भी एक कर का नाम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। टैली वर्ड लिख लीजिए कहीं पर भी, या बुक के आप क्या किया करिए, जैसे ये पेज है, इस पेज में आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है कि हमने देखा कि काश्तकार 2 तरीके के होते हैं, किसान, सर्व का जो मीनिंग है वो। फिर उसके बाद देखा किसानों का काम क्या है, श्रम अधिशेष, टैली। ये सारी चीज़ें आप अलग से नोट्स मत बनाइए, आप बुक के साइड में ही ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना लीजिए। एक पेज पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको साइड में लिख लीजिए, ठीक है। बॉक्स बना लिया है, साइड में इतना स्पेस होता है एनसीईआरटी में, वहीं पर लिखिए। 100 जगह नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। आप एनसीईआरटी को ही अपनी बाइबल मानिए, एनसीईआरटी को ही अपना एक जेम समझिए, उसी में पढ़िए, उसी में साइड में लिखिए। अलग से नोट्स बनाएंगे तो आप एनसीईआरटी की तो बनाएंगे, यहीं पे पॉइंट्स बना लीजिए। और अपने जो आप आंसर्स प्रिपेयर करते हैं वो आप भले ही लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। नोट्स ऐसे अलग से मत बनाइए, उससे क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो मैं समझा रही थी टैली। अब टैली क्या होता है, एक कर होता है जो कि राजा किसानों पर लगाता था। राजा किसानों पर जो कर लगाएगा उसको क्या बोला जाएगा, टैली। ये आपको याद रखना है। अब देखिए एक कर तो था टीथ, मैं इसको मार्कर नहीं आ रहा। देखिए एक कर था टीथ। टीथ किसानों को किसको देना होता था, चर्च को। और दूसरा कर हमारे पास अब कौन सा आ गया, टैली। अब टैली नाम का कर इसको देंगे ये राजा को। अब आप देख रहे हैं किसानों की हालत कितनी ख़राब है, मतलब वो बेचारे काम भी करेंगे, खेती भी करेंगे, सेना में भी जाएंगे, वो उनकी इमारतें भी सही करेंगे, उनके गड्ढे खोदने का काम करेंगे, सड़कें सही करेंगे, साथ ही कर भी देंगे। वो बेचारे चर्च को टैक्स अलग देंगे और राजा को टैक्स अलग देंगे। चर्च को जो कर देंगे वो होगा टीथ, और जो राजा को कर देंगे वो होगा कौन सा, टैली, ठीक है। ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है।
अब इसके बाद आ जाती है बात कृषि दासों की। कृषि दास कौन होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, दास मतलब होता है गुलाम, जो अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, लॉर्ड के स्वामित्व में थे, यानी लॉर्ड इनका मालिक है और ये भूखंडों पर भी कृषि करते थे। ये उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो सिर्फ लॉर्ड के हैं और इनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इनको तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन इन बेचारों को, कृषि दासों को, जिनको सर्फ भी बोला जाता है, इनको कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। और ये क्या कर सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हानि होती थी, बहुत लॉस होता था। इसी वजह से इनका लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनकी तंदूर में रोटी बनाएंगे और उनकी मंदिरा में ही, मदिरा संपीडक मतलब जहाँ पे बियर बनती थी वहीं पर ही ये बियर तैयार कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लॉर्ड कौन है? अभिजात। लॉर्ड ही कृषिदास को बताएगा कि भाई तुम्हें शादी किससे करनी है, विवाह किससे करना है। यानी ये भी इनकी मर्जी से नहीं होगा। और बाई चांस अगर लॉर्ड ने बोल दिया कि ठीक है मैं तुम्हारी मर्जी मान लेता हूँ, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर लो, लेकिन इसके बदले में क्या लूंगा? शुल्क। यहाँ भी ये बेचारे शुल्क देंगे। अगर अपनी थोड़ी मर्जी चला भी ली तो इनको शुल्क देना होगा। तो आपने देखा कि किसानों की हालत इस टाइम पर कितनी खराब थी, इनका कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, चाहे वो स्वतंत्र किसान हो, फ्री किसान हो, या फिर कृषिदास हो जो कि सर्व है, जो कि अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। तो दो टाइप के किसान थे, ये याद रखना है आपको। थर्ड वर्ग भी हमने पढ़ लिया है। किसान कैसे होते हैं? स्वतंत्र और बंधक। बंधक कौन से होते हैं? जो कि सर्व होते हैं, सर्व टू सर्व, उनका काम क्या है? सेवा देना। चलिए अब हमने तीनों वर्ग पढ़ लिए हैं, हमने पादरी वर्ग पढ़ लिया है, हमने अभिजात वर्ग पढ़ लिया है, हमने किसान वर्ग पढ़ लिया। आई होप आपको तीनों अच्छे से समझ आ गए होंगे कि तीनों के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है और तीनों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कर के नाम है, उनकी ज़मीन के नाम क्या है, ठीक है, ये सब। अब ये देखिए ये वाली वीडियो लॉन्ग है, इसके बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी रिवीजन के लिए। ये मैंने थोड़ा डिटेल वीडियो बनाई है ताकि बच्चे आराम आराम से जब उनको डिटेल में समझना हो धीरे धीरे तो समझ सके। और जब आपको रिवीजन करना होगा तो मैं एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो भी बना दूँगी। ओके, ये देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में कि फ्रांस का नाम फ्रांस आखिर कैसे पड़ा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ पिछला। ये देखिए हमने यहाँ पढ़ा था कि जो गॉल है उसी जगह पर एक फ्रैंक नाम की जनजाति आ गई थी और इसीलिए जो गॉल नाम का प्रोविंस था, प्रांत था, उसी का नाम क्या पड़ गया था बाद में? फ्रांस। यही जगह आज के टाइम में फ्रांस है। अब हमें देखना है थोड़ा इंग्लैंड के बारे में। देखिए 6वीं सदी में यानी 6th सेंचुरी में मध्य यूरोप में एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए थे। कौन आ गए थे इंग्लैंड में? एंजिल और सैक्सन। इन्हीं के नाम पे इंग्लैंड का नाम क्या पड़ गया पहले? एंजिल लैंड। और एंजिल लैंड ही बाद में क्या नाम हो गया था? इंग्लैंड। और 11वीं सदी में यहाँ क्या हुआ, नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में क्षेत्रीय सीमा व्यापार से होने वाले विवादों के कारण बहुत सारे युद्ध होते थे। देखिए युद्ध हो रहे हैं यहाँ आपको याद है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, इसीलिए जो प्रोफेशनल आर्मी थी, स्किल्ड आर्मी थी, उनकी जरूरत होती थी, घुड़सवारों की जरूरत होती थी। और उसी घुड़सवार वर्ग को जिसे बोला गया अश्वसेना, क्या बोला गया है उनको, किस टर्म से डिनोट किया जाता है? नाइट, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे युद्ध होते थे। अब ये जो विलियम प्रथम थे यहाँ पर, इन्होंने भूमि बंटवाई और उसके नक्शे बनवाए और उसके साथ क्या किया, 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यही लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए और सैन्य से सहायता की उम्मीद करता था। यानी राजा क्या करेगा, हमने यही तो सिस्टम पढ़ा है, राजा अभिजात को भूमि देगा और अभिजात क्या व्यवस्था करेंगे, अभिजात देंगे नाइट को। और जब मान लो राजा को किसी लड़ाई पर जाना है तो राजा इन अभिजातों से क्या बोलेगा कि आर्मी तैयार है ना, आर्मी का है। और ये सारा तैयार करने का काम, इनको मैनेज मेंटेन करने का काम अभिजात ही करते थे, इनको ज़मीन देते थे, इनकी रक्षा करते थे। और जब युद्ध होगा तो यही नाइट कहाँ जाएंगे, राजा के साथ कहाँ जाएंगे, वॉर में जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। और इन दो, इसकी ज़मीन पर भी कौन काम करता था, नीचे के जो बेचारे सबसे दबे हुए हैं वर्ग किसान, और इनकी ज़मीन पर भी किसान काम करते थे। तो आई थिंक आपको ये अब पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। अब जब विलियम प्रथम ने यहाँ पर भूमि नपवाई और अपने अभिजातों में बांट दी थी, उसी के बाद से धीरे धीरे इस सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, जिसको क्या बोला गया है, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, लिख देती हूँ मैं, फ्यूडलिज्म। देखिए ये वो व्यवस्था है, इस वर्ड का मतलब क्या है, भूमि का टुकड़ा। अब भूमि के टुकड़े को लेकर जो रिलेशन हैं इन तीन वर्गों में, उस टाइम के कैसे रिलेशन है, आर्थिक हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, हर तरीके के रिलेशंस को डिनोट करने के लिए इस टर्म का यूज़ किया जाता है फ्यूडलिज्म। और ये उस टाइम के कृषि उत्पादन को यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी दिखाता है कि उस टाइम आखिर कैसा कृषि उत्पादन होता था, कौन खेती करता था, किसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, कौन कितना कर लेता था, ये सारी बातों को कौन डिफाइन करता है, फ्यूडलिज्म नाम का टर्म। यही आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में आपने इसी से रिलेटेड पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो है ये मैं आपको थर्ड पार्ट में प्रोवाइड करवाऊंगी। आज वाली वीडियो मैंने थोड़ी लॉन्ग बनाई है क्योंकि पिछली वाली मुझे लगता है कि एक मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी और एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी जो शॉर्ट होगी, तो आपके पास दोनों होगी। जब आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और जब आपको रिवाइज करना हो तो वो शॉर्ट वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वाली लॉन्ग वीडियो है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से पढ़ाया है और जो भी येलो से मार्क किया है वो आप अंडरलाइन कर लेना। जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं, आज फ्रायर बताया, टीथ बताया, टैली बताया, नाइट कौन होते हैं बताया, फीफ क्या होता है ये बताया, और क्या बताया मैंने, मेहनत की जागीर क्या होती है ये बताया, वैसेलेज सिस्टम क्या होता है ये आपको बताया, सेन्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, रोटी देने वाला, ये बताया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।